अस्सलामुअलैकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। साहब, हंगामा से भरपूर जो हफ्ता गुजरा और उसमें इमरान खान साहब जिसे तुरब का काट कह रहे थे वो तो बड़ा ही हैरत अंगेज निकला, लेकिन उससे पहले जो टाइमलाइन थी इवेंट्स की, जिस तरह से आपने कही वो वैसे होती गई। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे जो इतवार वाले दिन हुआ? पहले आपकी प्रेडिक्शंस दिखाते। इसी तरीके के साथ इमरान खान की कोशिश होगी कि इसको डिले किया जाए ताकि वो अपनी फोर्सेस को इकट्ठा कर ले और जो भी उन्होंने इक़दाम करने हैं इसके खिलाफ, इसको नाकाम बनाने के लिए उसको ज़्यादा और टाइम मिल जाए। तो अपोजिशन चाहेगी जल्दी से जल्दी हो और इमरान खान और गवर्नमेंट चाहेगी देर से देर हो, और सारा कुछ जो गेम है वो स्पीकर के हाथ में चली जाएगी। और अगर स्पीकर की नीयत ठीक नहीं है और ना आइन की रूह ना उसका लेटर जो है उसको वो उसके बारे में वो पाबंद है, तो वो गड़बड़ कर सकता है, ये कोशिश करेगा गड़बड़ करने की। ये डिपेंड करता है कि ऑपोजिशन उसको कैसे टैकल करती है, असेंबली के अंदर या असेंबली के बाहर। पता नहीं क्या बात है, मैं समझता हूँ कि वो आइन के मुताबिक नहीं चलेंगे। जहां भी उनको मौका मिलेगा वो गड़बड़ करेंगे, अपने स्पीकर को कहेंगे गड़बड़ करे। तो अगले जो दिन आ रहे हैं, ये अगले 15-20 दिन या महीना जो आ रहा है, ये बड़ी अफरा तफरी होगी इस मुल्क के अंदर। मैं आपको बता, अफरा तफरी तो हो रही है सेठी साहब। आपने एक्सपेक्ट किया था कि हुकूमत, जैसे कि आपने कहा कि कोई गैर आइनी काम भी कर सकते हैं, ये गैर आइनी काम एग्जैक्टली आपके जहन में था कि कुछ ऐसा हो सकता है कि अपोजिशन को भी हाथ पैर पड़ जाए? देखिए, मेरा तो ख्याल था गैर आइनी काम होगा। अभी मैंने जुम्मे के रोज़ इदारिया लिखा था, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा। उसमें मैंने ये शुरू में मैंने ये कहा कि एंड गेम के मैंने ये कहा कि खान साहब हार चुके हैं, उनके पास 200 के करीब लोग हो चुके हैं और इतवार वाले दिन अपोजिशन के पास, और इतवार वाले दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब हो जाएगा। उन्होंने ऑलरेडी दिखा दिया है। मगर खान साहब जो हैं ये इस रिज़ल्ट को नहीं मानेंगे और स्पीकर और प्रेसिडेंट के ज़रिए उनकी कोशिश होगी कि इसको नाकाम बनाया जाए। ये मैंने लिखा है अपने इदारिये में, और इसमें कहा भी है, स्पीकर और प्रेसिडेंट का नाम लिया है। अच्छा, मैं क्यों ये कह रहा था? देखिए, आईनी तौर पर किसी को रोका नहीं जा सकता था जी, और अगर रोकना था तो फिर स्पीकर की एक गैर आइनी फैसला होना पड़ेगा और उसके पीछे फिर खड़ा होना पड़ेगा प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को। अदरवाइज स्पीकर का फैसला जो है वो खड़ा नहीं हो सकता। जो भी वो फैसला करता है उसके बाद कोई एक और फैसला करना पड़ता है। तो मेरा ये ख्याल था कि इसकी कानूनी हैसियत ऐसी है कि अगर स्पीकर डिसअलाउ करता है इसको या इसको साबोटाज करता है या इसको डिले करता है तो उसके अंदर उसको सपोर्ट चाहिए होगी प्रेसिडेंसी की या प्राइम मिनिस्टर की। तो वही हुआ, वैसे ही हुआ। अफसोस मुझे इस बात का कि इतनी जल्दी इन्होंने सब कुछ किया कि ये दिस वाज अ बिट ऑफ अ शॉक, और मेरा ख्याल है अपोजिशन जो थी वो भी थोड़ी सी शॉक में चली गई। देखिए ना हुआ क्या, 12:10 पे 11 बजे शुरू होना था, 12:10 पे शुरू हुआ सेशन जी। अच्छा, उसमें ये सिर्फ सीधी सी ये बात थी कि उन्होंने वोट जो काउंट करना था, उन्होंने कहना था जी काउंट, चलो जी इधर हो जाए उधर हो जाए, कोई डिबेट नहीं होनी थी। डिबेट का मौका ख़त्म हो चुका था। मगर फवाद चौधरी साहब खड़े हो गए, उन्होंने खड़े होकर और एज लॉ मिनिस्टर, उसके आधा घंटा पहले वो लॉ मिनिस्टर बने थे, उनको खड़ा किया गया और उनसे कहा गया कि जी आर्टिकल 5(1) के तहत आप ये प्रोसीडिंग्स को कैंसिल कर दें। अब वो आर्टिकल 1(5) जो है वो उसका कोई हैसियत नहीं है। जैसे आप चीफ जस्टिस साहब ने आज बयान किया है कि आर्टिकल 5(1) के तहत किसी सूरत में भी प्रोसीडिंग्स जो हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वो डिस्टर्ब नहीं हो सकती। उन्होंने कर दी, करके उसके बाद किया कि 1 मिनट के अंदर फवाद चौधरी साहब ने भी ऑब्जेक्शन रेज किया कि इसको ख़त्म किया जाए। उसी 1 मिनट के अंदर स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब तो भाग गए, आए नहीं। ऑर्डर पहले से लिखा हुआ था और डिप्टी स्पीकर ने वो ऑर्डर पढ़ के अंग्रेजी में, और उनसे गलती ये हुई क्योंकि अब वो पढ़ रहे थे तो चाहिए था ये कहना कि ये मेरा ऑर्डर है, मगर क्योंकि स्पीकर का ऑर्डर था वो पहले से लिखा हुआ था, तो उस ऑर्डर पर लिखा हुआ था स्पीकर असद कैसर, तो वो बेचारे वही स्पीकर असद कैसर कह के भागे वहां से। तो वो भी एक मसला बन गया कि भाई जिसने पढ़ा है उसका तो ऑर्डर ही नहीं है, ऑर्डर तो पहले से कोई लिख के लेके आए हुए थे। तो इससे ये लगता है कि थी। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो टीवी पे आके अनाउंस करते हैं, वो भी पहले से रिकॉर्डिंग हुई थी कि जी वो प्रेसिडेंट साहब को मैंने और कहा है कि डिसॉल्व कर दे असेंबली। वो जो मैं कह रहा था कि एक या प्रेसिडेंसी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो वही हुआ। फिर उन्होंने प्रेसिडेंट साहब से असेंबली डिसॉल्व करवा दी। दरअसल आयशा, खान साहब के तीन प्लान्स थे जो कि फेल सेफ। जैसे एक प्लान अगर ये फेल हो गया तो ये करेंगे, ये फेल हो गया तो ये करेंगे। पहले उनका ये ख्याल था कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की हिम्मत ही नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो हमारे पास नंबर्स हैं,
हमारे एलाइज तकड़े हैं, सब कुछ पक्का है, हमारे लोग भी पक्के हैं, कोई इश्यू नहीं है, इनके पास तो बंदे ही नहीं है, ये कहाँ से लाएंगे। तो पहले तो वो स्टेज शुरू हुई ना कि उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च किया 8 तारीख को। अच्छा, इन्होंने बैकअप के लिए रखा हुआ था ये खत जी, जिसको जो कहते हैं कि 7 तारीख को इनको खत मिला है। 7 तारीख को खत मिला है, मगर वो दिखाते जाके 29-21 को जाके 27 को अपने 27 जलसे को में। 28 को पूरे 2 हफ्ते लेके बैठे रहे उसको। जी। वो बैकअप प्लान था कि अगर जरूरत पड़ी तो ये कंस्पिरेसी थ्योरी जो है ठीक है, इसको चलाएंगे। तो वो उसको लेके बैठ गए, बनाया हुआ था खत, वो उसकी तरफ ही आते हैं, वो क्या था उसके ऊपर अलग बात करते हैं, मगर वो बैकअप प्लान था। उसके बाद जनाब सिलसिला शुरू हो गया आशा कि जी नंबर्स गेम के अंदर जब खान साहब को ये नज़र आया कि अब ये नंबर्स गेम हाथ से निकल रही है, फिर उन्होंने हाथ पैर मारने शुरू किए, हॉर्स ट्रेडिंग खुद शुरू कर दी चौधरीज़ के साथ, MQM के साथ। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनको, जो कि पहले ये तनकीद कर रहे थे अपोजिशन की कि देखिए वो हमारे एलाइज को खींच रहे हैं, ये कर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने वापस जाके खींचना शुरू कर दिया और किसी को गवर्नरशिप अनाउंस कर दी, किसी को चौधरी परवेज़ लाई के लिए चीफ मिनिस्ट्री तैयार हो गई, MQM के लिए गवर्नरशिप तैयार हो गई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इन्होंने भी फिर वही काम करना शुरू कर दिया जिसकी तनकीद कर रहे थे। जब वो भी फेल हो गई, वो चौधरी तो आखिरी वक्त में चौधरी परवेज़ लाई ने फिर यू टर्न लिया ना, वो भी डिस्कस कर लेते हैं वो क्यों लिया। वो पंजाब की तरफ आएंगे ना, वो आए आते अलीम खान साहब हैं, ने तो भी वो आज फिर सूरत हाल ऐसी बन गई कि इन्होंने कहा ये तो हाथ से निकल रही है गेम। फिर उन्होंने पूरी एक मुहिम चलाई खान साहब ने, जो कि जलसे जुलूसों में कि ये लोग जो छोड़ के जा रहे हैं ये गद्दार हैं, ये ट्रेटर्स हैं, ये इमोरल हैं, राइट एंड रॉन्ग्स। फिर अमर बिन मारूफ, फिर वो फौज के ऊपर भी कि न्यूट्रल नहीं हो सकते आप, हमारी हेल्प करें, कैसे है, न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। पूरी एक कैंपेन चलाई, एक तरफ फौज के ऊपर कैंपेन चलाई, दूसरी तरफ इनके खिलाफ कि इनके घरों में चले जाएं, वहाँ जाके इनको बदनाम करें, देखें ये वो पूरी एक स्कूल में पढ़ नहीं सकेंगे, रिश्ते नहीं होंगे आपके बच्चों के, इस तरह की बातें। जब वो फेल हो गई जी, फिर इन्होंने सोचा अब क्या करें। फिर उन्होंने खत निकाला कि अच्छा जी अब ये आखिरी स्टेज है, ये ख़त निकालते हैं। ख़त जब निकाला तो उसके अंदर वो ड्रामा वही हुआ, निकाल के डालना। पहले ये कहा कि ये एक फ़ॉरेन मुल्क की थ्रेट है, ये उसका ख़त है। जब उसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत हुई कि ये क्या कौन सा मुल्क है और क्या नहीं है, तो फिर जनाब बताया गया कि नहीं ये दरअसल किसी वहाँ का ख़त नहीं है, हमारी एम्बेसी का ख़त ही है। फिर पता चला ये ख़त है, ये मुरासला केबल है, ये क्या है, केबल है, ये क्या है, वो भी नहीं क्लियर हो रही थी बात। फिर ये कि क्या ये पैराफ्रेजिंग हुई है, ये वर्ड फॉर वर्ड वही है ख़त है या केबल है, या इसके अंदर इसकी समरी बनाई गई है, किसी और ने बनाई है, वो भी क्लियर नहीं हो रही थी बात। तो ये सारी बातें शुरू हो गई और वो ख़त फिर इन्होंने सहाफ़ी बुला लिए, सहाफ़ियों को समझाने की कोशिश की, वो भी कुछ आधे कन्विंस हुए, आधे कन्विंस नहीं हुए। फिर जब देखा ये हाथ से गेम निकल रही है, फिर जनाब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला ली। उससे पहले तो कहते थे कि किसी को बुलाएंगे ही नहीं, सिवाय चीफ जस्टिस के किसी को दिखाई नहीं सकते। फिर चीफ जस्टिस से भाग गए और सोचा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बना लें। वहाँ बुलाई तो वहाँ तीनों सर्विस चीफ्स और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और DG/ISI को बुला लिया और बाकी सारे इनके अपने लोग थे कैबिना के। और वहाँ कोशिश की समझाने की, उनको दिखाने की, कुछ दिखाया कुछ नहीं दिखाया, कुछ आधी बात अधूरी की। मगर जो प्रेस रिलीज आई उसके अंदर कोई साजिश का नामो निशान नहीं था। बाद में ये कहा नहीं हमारे मिनट्स में लिखा हुआ कि साजिश थी, ये था वो था। वो मिनट्स अभी तक किसी ने दिखाए नहीं, ना मिनट्स के ऊपर सिग्नेचर्स हुए हैं आर्मी चीफ के या बाकी जो सर्विस चीफ्स थे, ये खुद ही बना लिए कोई मिनट्स के सिग्नेचर। कुरैशी साहब कहते हैं हम दिखा देंगे। अच्छा, तो अब सिग्नेचर नहीं है ना, अब कहाँ से सिग्नेचर लेंगे? आपका ख्याल है उस मिनट्स के ऊपर आपका ख्याल है सर्विस चीफ सब साइन करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि हर स्टेज पे ये जब फेल होते गए तो फिर आखिरी स्टेज ये थी कि अब फिर गैर आईनी काम ही करना पड़ेगा, जो हमारे हाथ में हम करके भाग जाएंगे, देखा जाएगा क्या होता है। सबसे बुरी बात, सबसे ज़्यादा यही होगा ना कि अदालत जो है वो वापस कर देगी, हमें कहेगी चले जी करवा लें वोट, तुम्हारा क्या जाता है, करके तो देखें, धमकी तो लगाएं, एक प्रोसेस जल्दी से शुरू कर देते हैं। शायद अदालत ये सोच ले कि अब एक प्रोसेस शुरू हो गया है, प्रेसिडेंट साहब ने मुझे 15 दिन के लिए एक प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया है, काबीना से मैं ख़त्म हो गया हूँ, मगर अब मैं एक वो प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ जो कि अब केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएगा अपोजिशन के साथ मिलके। उसके बाद अब उन्होंने क्या किया कि जल्दी एक का नाम भी दे दिया है कि एक्स चीफ जस्टिस साहब का, कि हम इनको नॉमिनेट गुलजार अहमद साहब, गुलजार अहमद साहब, तो वो प्रोसेस को जल्दी शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए हैं कि यार ये अगर एक प्रोसेस शुरू हो गया है और 90 दिन शुरू हो गए हैं इनकी तरफ से, तो ये प्रेशर पड़ रहा है जजेस के ऊपर कि चले फिर इसको चल नहीं दें। यही तो सारा प्रॉब्लम बन गया है कि ऑपोजिशन कह रही है ये हो क्या रहा है, ये क्यों ये कर रहे हैं, और जजेस ने भी नहीं रोका। जजेस ने सिर्फ ये कहा है पहले दिन कि कोई गैर आईनी काम ना करे कोई भी।
उनका इशारा कहीं और जी। था कि कन्फ्यूजन केओस ना हो जाए, नारकी ना हो जी। जाए, तो फौज ना मदाखलत कर दे। उन्होंने उस किस्म की बात की थी, ठीक है। या कोई इस किस्म की और कि भी कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है ये क्रिएट कर दे, एडमिनिस्ट्रेशन को समझाया। इट वाज नॉट फॉर द गवर्नमेंट, इट वाज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। वो गवर्नमेंट लगी जा रही है अपने काम पे और अपोजिशन परेशान बैठी है कि ये जजेस इतनी देर क्यों लगा रहे हैं, सीधा सा सवाल है। इसको एक उसी वक्त रात को जब गेट खुले थे 5 बजे इतवार के दिन, तो उसी दिन कर लेना चाहिए था, फैसला दे देना चाहिए था। ये तो और कोई मेरा ख्याल है सारे पाकिस्तान में एक वकील भी नहीं है, खा वो PTI का हो या नून लीग का हो, जो कि ये मानता नहीं है इस बात को कि ये गैर आईनी हुआ है। अच्छा, अब तो मामला क्लियर कट है, ठीक है। तो अब भी यहाँ तक हम बात आ गई है और इस वक्त इसलिए टेंशन हुई हुई है कि अदालत अब देर लगा रही है। हाँ, ये अदालती कार्रवाई और ये जो आईनी मामलात है सेठी साहब, इसकी बाबत तो हमने बात करनी है, लेकिन जो इसका सियासी पहलू है वो ये कि पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास में अपोजिशन ने शिरकत नहीं की, बायकॉट किया। इमरान खान साहब इसी बात को जवाब बनाते हैं। फवाद चौधरी साहब भी ये कह रहे हैं कि आप ख़त देखना चाह रहे थे, हमने वहाँ रखा जहाँ सर्विसेज चीफ्स मौजूद है, आप वहाँ क्यों नहीं आए? क्या अपोजिशन ने वहाँ ना जाके गलती की? और दूसरा, सर्विसेज चीफ उस मीटिंग में थे तो सही, उन्होंने वो थ्रेट देखा भी होगा, वो जो भी था मुरासला वगैरह। इमरान खान साहब उस मीटिंग को जवाब बनाकर इस साजिश वाली थेरी जो उनके अपोजिशन की नज़र उसको तकवीयत दे रहे हैं। अब बिलावल ने कहा है कि इस पर DGI SPR अपना मुवक्कफ दें, वो देंगे? पहली बात तो ऐसे आयशा, जो मुझे याद है पार्लियामेंट्री कमेटी में जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ब्रीफिंग देनी थी, उसमें सर्विस चीफ को नहीं दावत दी गई थी। सर्विस चीफ को नेशनल सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, जी। तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में अपोजिशन को नहीं दावत दी थी। अच्छा। और दावत दी थी पार्लियामेंट के अंदर ब्रीफिंग के लिए, जिसके ऊपर उन्होंने कहा हमने आपसे कोई ब्रीफिंग नहीं लेनी पार्लियामेंट के अंदर, आपने जो काम करना था वो तो पहले कर दिया, आपने तो ऐसे ऐसे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अब हमें क्या आप दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए हम इसको बॉयकॉट करते हैं बिकॉज ये साजिश है आप हमारे खिलाफ। तो वो तो इसलिए दे सेड वी वोंट गो। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो कुछ हुआ है वो दैट्स अ सेपरेट बॉल गेम। और अब सवाल इसमें अब ख़त की बात आ गई ना, अब बात आ गई कि ये मैंने अभी आपसे कहा कि इन्होंने कहा कि जी अब हम मिनट्स भी दिखाने के लिए तैयार हैं। अब बात ये मिनट्स, मेरे हिसाब से जो मेरी इतला है, मिनट्स के ऊपर होता है ऐसे मिनट्स का प्रोसीजर कि जो लोग किसी मीटिंग के अंदर हिस्सा लेते हैं उसके बाद उसकी एक मिनट्स बनाए जाते हैं। जो लोग बैठे होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी या उस कमेटी का सेक्रेटरी, वो मिनट्स वो बना रहा होता है, नोट्स, फलाना आयशा ने ये कहा, सेठी साहब ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, ये बहस हुई, ये फैसला हुआ, ठीक है। कुछ जब हो जाता है उसके बाद एक दिन के बाद उसकी समरी पूरी बनती है, वो टाइप होते हैं, फिर जितने लोग होते हैं उनको जाते हैं, वो उनको कहते हैं जी ये ठीक है मिनट्स, आप अपने जहन से देखें इसमें कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि हमने गलत बयानी तो नहीं की, अगर की है तो हमें बताएं, हम इसको ठीक कर लेते हैं। और हर बंदा जो बैठा होता है वो कहता है नहीं ये देखें ना, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था, यहाँ आपने गलत लिख दिया, ये मैंने एग्री नहीं किया था, आपने ये कह दिया कि मैंने एग्री किया था, मैंने नहीं किया था। हर बंदा अपनी कमेंट्री करता है, फिर वो कमेंट्री के बाद वापस आते हैं सेक्रेटरी के पास, सेक्रेटरी उसके फिर जो लोगों ने अपनी बात की होती है या उसको ठीक करना चाहते हैं वो रिकॉर्ड को ठीक करता है। ये मिनट्स का एक प्रोसीजर है। उसके बाद वो वापस जाते हैं, उस वक्त तक जब तक सारे इत्तेफाक ना कर लें ड्राफ्ट के ऊपर और साइन ऑफ ना कर दें, उस वक्त तक वो इशू नहीं होते मिनट्स। तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई मिनट्स इशू नहीं हुए, किसी ने उसके ऊपर कोई कंसेंसस नहीं हुआ, ये मैं आज दावा कर रहा हूँ। आर्मी चीफ ने या चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने वो जो मिनट्स बने हैं, मेरा इतला ये है कि उसके अंदर उन्होंने कोई साइन वाइन करके नहीं अग्री किया कि यहाँ ये हुआ या यहाँ ये हुआ। अब बात मैं आपको ये कहूँ कि जो कि ये बात कह रहे हैं, अगर ऐसी कोई बात होती तो वो जो प्रेस रिलीज आई है उसके बाद उसके अंदर क्यों नहीं जिक्र आया कि जी ये एक फॉरेन कंट्री की साजिश है, ये है वो है, कुछ नहीं। और इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ऐसी कुछ भी नहीं आया उसमें, तो सिर्फ ये आया है कि ये एक गैर डिप्लोमेटिक किस्म की तरीके के साथ कोई प्रेशर डाला गया और थ्रेट दी गई है, और मगर ये नहीं कि ये कोई कंस्पिरेसी है, ठीक है ना, ये कोई इतनी बड़ी थ्रेट है जो रूटीन के बाहर है, इस किस्म की चीज़ें होती है, मगर ये है आपने ये रिकॉर्ड कर ली, और तो इससे ज़्यादा तो बात है नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा जो ख़त का मामला है, इसके ऊपर मैं बहुत सी बातें करना चाहूँगा, अगर आप चाहें तो वी कैन गो इनटू दैट। हाँ, ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन जो बिलावल मुतालबा कर रहे हैं कि अब इस मामले में क्लैरिटी ज़ाहिर है उधर से आएगी, जिन्होंने ये ख़त देखा या इस पर बातचीत हुई, वो क्लियर करेंगे तो मामला ख़त्म। अच्छा नहीं, ऐसे है कि आपको पता है उनका मौक़िफ़ ये है कि हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, यही मौक़िफ़ कि हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं, हमसे प्लीज़ इन्वॉल्वमेंट ना, हमारी इन्वॉल्वमेंट ना की जाए, हमसे ना कुछ पूछा जाए। मगर होगा ये कि अब बिलावल ने ये बात कह दी है। अच्छा, इसके भी दो पहलू हैं। एक तो ये कि PTI के जो सपोर्टर्स हैं
मीडिया में भी हैं, और वो कहते हैं लो जी आप तो कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, अब आप खुद ही इस्टेब्लिशमेंट के पास जा रहे हैं गवाही लेने के लिए, ये क्या बात हुई? तो बात ये है कि आप खुद आपने इस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व किया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, तो अब मिनट्स जो है आप दिखाएं हमें कि उन्होंने साइन ऑफ किया, उसमें बताएं कहाँ कंस्पिरेसी है। अगर तो ऐसी बात है तो मसला हल हो जाएगा। अगर वो दिखाते नहीं हैं तो फिर ये जिनके बारे में ये कहा जा रहा है तो फिर उनको पूछा जाए कि जी आप ये बात जो कह रहे हैं दिखाते तो है नहीं, तो आपका इल्ज़ाम लग रहा है, आप बताएं। तो ये बिलावल का जो डिमांड है ये फेयर है, मगर मैं ये समझता हूँ कि ये एक सियासी बयान है, क्योंकि वहाँ से शायद जवाब नहीं आएगा, तो मगर ये सारी चीज़ जो है ये फिर अब सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जी लाइए फिर खत, मगर वो तो बाद की बात है। पहले तो एक आईनी मामला है, कि साजिश हो या ना हो, वो बाद में इस्टेब्लिश करना है कि साजिश थी, ये खत साजिशी था या नहीं था, वो बाद की बात है। मगर आर्टिकल 5(1) के बेसिस के ऊपर एक आईनी प्रोसेस को डिसरप्ट करना, क्या वो उसकी कोई कानूनी हैसियत है या नहीं है? और चीफ जस्टिस साहब ने आज जो रिमार्क किया है उससे तो ऐसे ही लगता है कि वो समझते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब बात ये बात अब फैसला करना पड़ेगा इनको, और उसके अंदर फिर ये खत को भी लाना पड़ेगा, और खत के बारे में बहुत से शख्स बात है जो कि शायद सुप्रीम कोर्ट में दूर हो सके। बहरहाल अभी तो वहाँ पर ये मामला है, और इस मामले पर भी दलाइल दिए जाएंगे कि क्या जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हैं, पार्लियामेंट की कार्रवाई है सुप्रीम कोर्ट में, वो डिस्कस हो भी सकती है या नहीं। यही आईनी नुक्ता वहाँ ज़ेर बहस भी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। आपने पहले सेगमेंट में डिटेल से बताया कि जो काम इतवार को हुकूमत ने किया, हालांकि इससे पहले भी किया जा सकता था, जिस तरह से वो तहरीक अदम एतमाद को रौंदा गया और जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म ने सामने आके असम्बलियाँ तहलील करने का कहा, ये तो पहले भी हो सकता था, लेकिन उस दौरान हुकूमत क्या कोशिश करती रही वो सारा आपने बयान किया। अब जो ख़त का मामला है जिसके ऊपर ये सारा केस बिल्ड हुआ है सेठी साहब, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, उसकी हकीकत क्या है? डोनाल्ड लू से जब पूछा गया उन्होंने अवॉइड किया इस बात का जवाब देने से, क्यों? देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं कुछ फैक्ट्स बयान करता हूँ, फिर आप खुद ही उसके ऊपर कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लीजिएगा। जो एटलीस्ट मेरे तक जो फैक्ट्स पहुँचे हैं, हो सकता है कि एक आध फैक्ट जो है वो क्लियर ना हो, मगर आई ट्राई टू बी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। डोनाल्ड लू इज़ द असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, 3rd या 4th रैंकिंग ऑफिशियल है इन द स्टेट डिपार्टमेंट। इनकी आमदोरफ्त पाकिस्तान एम्बेसी में होती रही। मुझे एक इंस्टेंस याद है कि जब शौकत तरीन साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे और ये IMF को कन्विंस करने गए हुए थे वहाँ, तो एम्बेसी के अंदर एम्बेसडर साहब ने, असद साहब ने, डॉक्टर असद ने इनको भी बुलाया था फॉर डिस्कशंस, चाय पानी के लिए, क्योंकि इनका ख्याल था कि ये IMF को कोई थोड़ा बहुत प्रेशर डाले कि हमें कुछ रिलीफ दे। तो वहाँ पहले भी इनसे मुलाकात शौकत तरीन की भी हुई थी, और इनको इसीलिए बुलाया था बिकॉज दे थिंक कि ही स्टेट डिपार्टमेंट IMF को थोड़ा ठंडा कर सके, उनको थोड़ा सा प्रेशर डाले। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये मीटिंग हो गई, अच्छी मीटिंग हुई, ये चले गए, और उसके कुछ अरसे के बाद IMF ने $1 बिलियन रिलीज़ कर दिए। फ़ायदा हो गया। तो आप समझें कि ये पॉइंट पर्सन, डोनाल्ड लू वाज द पॉइंट पर्सन, और इन्होंने हेल्प भी की पाकिस्तान की विद द IMF। अच्छा, अब आइए इसके आगे। तो डोनाल्ड लू का मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बता रहा हूँ आपको। अब आगे आइए कि ये 7 तारीख को अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सेज 7 तारीख को एक मीटिंग हुई जिसमें एम्बेसडर साहब थे, डोनाल्ड लू थे, डोनाल्ड लू के साथ एक और अमेरिकन ऑफिशियल थी, और हमारे एम्बेसडर साहब के साथ भी एक पाकिस्तानी और ऑफिशियल था। ठीक, अच्छा, मैं अभी उनका नाम या उनकी डेजिग्नेशन नहीं बताऊंगा, जब वक्त आएगा तो वो खुद ही हो जाएगा मामला, मगर वो एक बहुत असर रसूख ऑफिशियल होता है हर एम्बेसी में, वो भी उनके साथ थे। अच्छा, जिनको ये कहते हैं ना नोट टेकर, कोई नोट टेकर वेकर कोई नहीं थे, 2 ऑफिशियल्स थे, और दोनों, एक एम्बेसडर साहब और एक बहुत सीनियर ऑफिशियल रिप्रेजेंटिंग इदारे, जो हर एम्बेसी में होते हैं, और उधर भी 2 लोग थे। तो डिस्कशन ये एक किस्म का फेयरवेल लंच था, जो कि एम्बेसडर साहब जा रहे थे, तो फेयरवेल लंच था, और डोनाल्ड लू के साथ गपशप तो रहती थी, जैसे मैंने भी एक्सप्लेन किया। तो उसमें
तो वहाँ बातें जब छिड़ी तो वहाँ डोनाल्ड लू ने ये बातों बातों में ये कहा कि देखिए ये आपके इस वक्त जो तलक़ात ख़राब हैं इनको बेहतर करने की ज़रूरत है, और सबको पता है तलक़ात ख़राब है, कोई नई बात तो नहीं सुनने वाली थी जी। उसमें कोई बातें हुई, ठीक, वो बातें हो गई, एम्बेसडर साहब ने जो भी बातें हुई, उसके बाद एम्बेसडर साहब ने एक केबल बनाई जो कि रूटीन होती है, एवरी टाइम यू मीट अ टॉप ऑफिशियल, जो अगर वहाँ कोई इंपॉर्टेंट बातें हों तो उसकी फिर एक पूरी ब्रीफ बनाई जाती है और वो फिर भेज दी जाती है फॉरेन ऑफिस को। फॉरेन ऑफिस के सबसे पहले वो जाती है डायरेक्टर अमेरिकास, अगर अमेरिका से आई है, डीजी जो अमेरिका को जो हैंडल करते हैं, फिर वहाँ से वो आगे जाती है फॉरेन सेक्रेटरी के पास, फिर उसके बाद जाती है फॉरेन मिनिस्टर के पास जी। ये रूटीन है उसकी केबल की, ये केबल होती है किस्म। अच्छा, अब उसमें क्या लिखा था, जो भी लिखा था मैं आता हूँ उसकी तरफ। डोनाल्ड लू के साथ तल्लुकात अच्छे रखे एम्बेसडर साहब ने, ठीक। डोनाल्ड लू के साथ फिर एक मौका आया 16 तारीख को, मेरा ख्याल इंटरनेशनल वीमेंस डे था या क्या था, वहाँ फिर एक मुलाकात हुई चाय पानी पे, वो भी एक किस्म की फेयरवेल थी या उस किस्म का खाना पीना था, वहाँ फिर बातें शातें हुई, और उसके बाद एम्बेसडर साहब एक ट्वीट करते हैं जी, और जिसमें वो शुक्रिया अदा करते हैं डोनाल्ड लू का जी, नाम लेके कि बड़ा शुक्रिया आपके पर्सपेक्टिव्स का, मतलब है आपने जो हमें अपना एक जो इम्प्रेशन दिया है, आपके जो एक पर्सपेक्टिव है अबाउट यूएस पाकिस्तान रिलेशंस, उसका शुक्रिया। मतलब एक बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई है, समझ गए हम सारी बात, और ये और वो, और थैंक यू, और खाने वाने खिला रहे हैं उनको। ये 17 तारीख को या 16 तारीख को ये हुआ जी, और ट्वीट भी अवेलेबल है, बिल्कुल ऐसे। इसका ये मतलब है कि एम्बेसडर साहब के डोनाल्ड लू के तल्लुकात अच्छे रहे, मगर 7 तारीख की जो केबल है जी, उससे पहले जो केबल चली है उसमें गवर्नमेंट कहती है कि उसके अंदर डोनाल्ड लू ने थ्रेट दी है जी। अच्छा, अगर थ्रेट दी होती तो फिर ये सलाम दुआ प्यार मोहब्बत क्यों होती, ये सवाल खड़ा हो रहा है ना। तो और अगर थ्रेट नहीं दी तो फिर अगर थ्रेट आई है तो ये कैसे आ गई बीच में। अगर थ्रेट दी होती, यही तो शहबाज शरीफ साहब आज कह रहे हैं ना, सही कह रहे हैं कि जी अगर थ्रेट थी और इतनी सीरियस थ्रेट थी जिसका कोई कंस्पिरेसी के साथ भी ताल्लुक था, तो एम्बेसडर साहब उसके साथ जपिए शपिए को खाने पीने क्यों कर रहे हैं और उनका शुक्रिया अदा क्यों कर रहे हैं, और पब्लिकली शुक्रिया अदा कर रहे हैं। 16 मार्च की उनकी ट्वीट है, आपने भी शेयर किया जी। अच्छा, अब मसला बन गया ना फिर। इसका ये मतलब है कि वो जो ख़त है, जो केबल है, शायद वो इतना सख्त नहीं था जितना उसको बनाया गया और बना के पेश किया गया। अब जो तफ्तीश हमने की है उसमें हमें ये पता चला है कि आम तौर पे जब इस किस्म की लंबी चौड़ी या कोई अहम खबर इस पर केबल आती है तो उसका तरीका ये होता है कि आम तौर पे केबल डिपेंड करता है कि जो बंदा लिख रहा होता है उसके बारे में जो फॉरेन ऑफिस के अंदर इंप्रेशन होते हैं कि यार ये बंदे को लिखना नहीं आता, ये बंदा जो है एग्जैजरेट करता है, ये अंडर प्ले करता है, और सबके पास प्रोफाइल होती है ना हमारे एम्बेसडर की, यार ये एम्बेसडर तो बड़ा डरा देता है, या ये एम्बेसडर तो सीरियसली नहीं लेता, इसकी केबल का एक्चुअली ये लिखता ही है, इसका मतलब ये होता है, फिर फ़ोन पे बात होती है, आप कहना क्या चाह रहे हैं वगैरह वगैरह, ये चीज़ें चलती रहे। उसके बाद उसकी एक बनती है पैराफ्रेज, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं पैराफ्रेज, कि मतलब हर पैरा में जो वो कहना चाह रहे हैं अगर वो नहीं कह पा रहे, ठीक है, तो आप वो डीजी जो है अमेरिका, वो उसके ऊपर थोड़ी सी तरमीम करके एक अपना समरी बनाता है। अच्छा, वो बना के और ओरिजिनल के साथ वो आगे भेजता है कि ये ओरिजिनल थी, ये उसकी मैंने लुब्बे लबाब निकाल के और मैंने ये अपने लफ्ज़ों में जिस हद तक उसके लफ्ज़ ठीक थे, जहाँ वो कन्फ्यूजन थी या कुछ ऐसी बात थी, वो हमने बना के भेज दिया। ठीक है, ये नॉर्मल रूटीन का मामला है। उसके बाद वो देखते हैं, वो कहते हैं हाँ नहीं यार ये लफ्ज़ नहीं ठीक, ये ठीक नहीं है, वो शायद ये कहना चाह रहा है, तो इसको ज़रा लफ्ज़ को अंग्रेज़ी में ये ज़रा ठीक कर, वहाँ फिर ठीक ठुक होती है। फिर जाती है फॉरेन मिनिस्टर के पास, फॉरेन मिनिस्टर ये कह सकता है नहीं इसमें ये निकाल दो और ये डाल दो, मेरा ख्याल है वो ये है, मेरा ख्याल है ऐसे। फिर जाके एक डॉक्यूमेंट बनता है, पैराफ्रेज। अच्छा, वो फिर आम तौर पर जो सब लोग होते हैं जिन्होंने फैसले करने होते हैं, वो फिर मुख्तसर सा होता है, वो बता के दिखा देते हैं। अच्छा, अब यहाँ भी पैराफ्रेज हुआ है। अच्छा, ओरिजिनल केबल जो है वो पैराफ्रेज हुई है, और इल्ज़ाम ये लग रहा है कि कुरैशी साहब ने उसके अंदर कुछ रद्दोबदल की है। अच्छा, और रद्दोबदल करके और खान साहब के पास ले गए कि जी देखे ये थ्रेट हो रही है और ये हम तो इस्तेमाल कर सकते हैं, सूरत हाल इस किस्म की है कि हम इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
अब इसमें खान साहब गिल्टी है या इनोसेंट है, फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने कुछ ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है, ये बातें चल रही है फॉरेन ऑफिस के अंदर। मेरी चिड़िया वहाँ से घूम के आई है, वो ये खबरें लेके आई है, वहाँ ये बातें हो रही हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है, मगर फाइनल बात जो है वो तो उसी वक्त आएगी ना कि अगर आप ओरिजिनल केबल जो है वो दिखाएंगे और जो आपने पैराफ्रेजिंग की है वो दिखाएंगे। अब आपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ओरिजिनल केबल दिखाई है या आपने पैराफ्रेज्ड लेटर बना के दिखाया है, क्या दिखाया आपने, वी डोंट नो। तो ये सारी बातें किसी न किसी स्टेज पे खुलेंगी। एम्बेसडर साहब को बुलाया जाएगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों सुप्रीम कोर्ट बुलाता है, अगली हुकूमत आती है और वो बना बुलाती है और एम्बेसडर साहब से कहा जाएगा कि ये निकालें। मेरी इतला के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट ने, ये मेरी इतला है, गलत हो सकती है, तो ज़रा मैं पहले ज़रा थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता हूँ। मेरा इतला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि यार है कि ये ओरिजिनल तो दिखाओ ना सामने। अच्छा, तो जब यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा था ओरिजिनल और कुछ दूसरी चीज़ें नज़र आ रही थी, तो मेरा ख्याल है उन्होंने फिर बराह रास्त वाशिंगटन एम्बेसी से ही रब्ता किया। मैंने आज इशारा तो किया ना कि वहाँ एक और भी साहब बैठे हुए थे, मैंने इशारा तो बिल्कुल ऐसे, और आपने कहा वक्त आने पे वो आ जाएगा, इसका मतलब है वक्त आएगा कि ये सब कुछ खुले। तो उन्होंने आगे से कहा है, जो मेरी इतला के मुताबिक, कि ऐसी तो कोई बात इतनी ख़तरनाक तो कोई थ्रेट शेट कोई नहीं थी, बस पे मामूली बातें हुई हैं। वो ठीक है, तल्लुकात अच्छे नहीं हैं और उन्हें खदशा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ तल्लुकात हमारे ख़राब होते रहते हैं ना, हुकूमतों के तल्लुकात अच्छे ख़राब होते रहते हैं। नवाज शरीफ साहब के तल्लुकात इंडिया की हुकूमत के साथ अच्छे थे, मुशर्रफ के ज़माने में ख़राब हो गए, फिर मुशर्रफ के अच्छे थे, तो आगे कोई आया तो उसके ख़राब हो गए। ये होता चलता रहता है, ये ऐसी बात। इससे ये नहीं होता कि कोई साजिश है या कोई कंस्पिरेसी है आइन के ख़िलाफ़ या कोई इस किस्म की चीज़। ठीक है, तो ये सूरत हाल बनी है। हाँ। अब जाके सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है और सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे हैंडल करता है, दिस इज़ व्हाट वी हैव टू सी। ख़त अभी वहाँ जाना है, जैसे हमने मेमो गेट पे देखा था सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया था, लेटर गेट पे आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई कमीशन बना सकती है, तहकीकात का हुक्म दे सकती है? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये, देखिए ना, हाँ, ये सारा कुछ जो हुआ है उन्होंने खत का बेस बनाया है जी, उसको पेग बना के उसके ऊपर कंस्पिरेसी थ्योरी बनाई है। कंस्पिरेसी थ्योरी को आर्टिकल 5(1) के तहत इस्तेमाल करके और छुट्टी करा दी। डेप्टी स्पीकर ने ऐसे कर दिया। तो अब वो बात तो पीछे तो खत ही है ना, कंस्पिरेसी थ्योरी है ना। देखिए, खत तो अगर कंस्पिरेसी नहीं है तो फिर खत का कोई अहमियत नहीं है, थ्रेट नहीं है तो कोई अहमियत नहीं है, थ्रेट हो भी और कंस्पिरेसी ना हो तो कोई अहमियत नहीं है। देखिए ना, खत की थ्रेट है मगर ऑपोजिशन इज नॉट इन्वॉल्व, तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का क्या ताल्लुक उसके साथ, खत के साथ? तो खत को पहले बनाना कि ये एक थ्रेट है, फिर उसको कहना कि ऑपोजिशन इन्वॉल्व है इस थ्रेट के अंदर, ये उनके एजेंट है, इसलिए जो ऑपोजिशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रही है ये गलत है, इसको खत्म किया जाए। तो इसमें बहुत से उन्होंने कदम इकट्ठे करके जोड़ दिए। हाँ। तो अब यही सारी चीज़ें जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के आगे आनी पड़ेंगी अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस मामले को सही तरीके से हैंडल करना है। सेठी साहब, इतने ट्विस्ट हैं इस कहानी में, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है शाह महमूद कुरैशी साहब, जो जिनके बारे में कहा जाता है कि वो वज़ीर आज़म बनने के उम्मीदवार हैं, वो वज़ीर आज़म को अगर ऐसा मशवरा, जो इतलात हैं जिनके मुताबिक मुबहम सी, वो ऐसा मशवरा देंगे तो वो क्या वज़ीर आज़म को अच्छा मशवरा दे रहे हैं? फिर इन दिनों में अटर्नी जनरल साहब से बहुत सी मुलाकातें इमरान खान साहब ने की, अटर्नी जनरल भी एक अहम किरदार। फिर 3 ऑप्शंस कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट ने दिए हैं, ये ऑप्शन क्या इस्टेब्लिशमेंट को नहीं मालूम था? इतने सारे सवालों के साथ हम वापस आएंगे और फिर से एक बार फिर रुख करेंगे सुप्रीम कोर्ट का कि अब वहाँ 2 इंतहाएं हैं जिनके दरमियान से कोई रास्ता सुप्रीम कोर्ट को निकालना है, कैसे? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। इससे पहले तहरीक अदम एतमाद जब भी किसी के खिलाफ आई, या तो नाकाम हुई या उससे पहले इस्तीफा आ गया, लेकिन हमने देखा कि इस बीच कुछ अहम मुलाकातें भी हुई और इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को मशवरे, 3 ऑप्शंस दिए और तीनों में से नहीं आयशा, ऐसे नहीं हुआ। अच्छा, इमरान खान साहब का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमें 3 ऑप्शंस, इनफैक्ट वो कहते हैं जनरल बाजवा ने मुझे दिए हैं, अपने दोस्तों को उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा ने कहा कि ये 3 ऑप्शंस आप ले लें, जिसमें एक ऑप्शन ये थी कि जी आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कन्फ्रंट करें, दूसरा ये था कि आप रिज़ाइन करें और तीसरा ये था कि आप नए इलेक्शंस कॉल कर लें 6 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर ऑपोजिशन को। ये खान साहब का कहना है। अच्छा। उसके बाद ये हुआ कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जो रिस्पांस आया, वो ऑफिशियली तो नहीं आया, मगर मैं आपको बता दूं अनऑफिशियली तो है
जराए कर लें आप। वसीम बदामी ने बात की और लोगों ने बड़ी बात की, बड़ी बातें बाहर आ गई हैं, तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। इशारा आ गया वहाँ से कि हमने नहीं ऑफ़र किया था, खान साहब ने ऑफ़र किया था कि ये 3 ऑप्शंस हैं, तो उसमें से मुझे चाहिए इलेक्शन वाली ऑप्शन, तो आप इस ऑपोजिशन से बात करके ये करवा दें। उन्होंने कहा जी हम पास ऑन कर देते हैं ऑपोजिशन को, वो फैसला वो करेंगे। उन्होंने पास ऑन कर दिया, ऑपोजिशन ने ना कर दी, उन्होंने आके खान साहब को कह दिया नो। जब ये बात बाहर आई कि किसने किसको कहा, तो जब ये खान साहब को एक इंटरव्यू में किसी एंकर ने, ये अपने फेवरेट्स के साथ वो करते हैं ताकि वो सॉफ्ट बॉल आए और छिक्के मारे, तो वो उसने कहा कि जी वो तो ये आपने तजवीज़ दी थी। उस वक्त तक ये बात खान साहब को पता चल गई थी कि इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ और ही बता दिया लोगों को। तो खान साहब ने कहा नहीं मैंने तो नहीं की थी, हो सकता है मेरा कोई मिनिस्टर गया हो सकता है, मैंने नहीं की। तो आगे जो थी मिनिस्टर आपके पूछे बगैर चला गया, कहने लगे हाँ वो मिनिस्टर गया होगा, उसने मुझे तो नहीं पता, हाँ हो सकता है। अच्छा। तो आप सोच लीजिए किस हद तक खान साहब जाने के लिए तैयार हैं, झूठ बोलने के लिए। तो सूरत हाल यही है कि खान साहब चाह रहे थे कि कोई रास्ता निकले। उन्हें जब नज़र आ रहा था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो हाथ पैर मारने शुरू कर दिए थे उन्होंने, मगर वो हमेशा डिफीट नहीं होना चाहते थे। और उन्होंने फाइनली वही रास्ता इख्तियार किया जो उस वक्त वो चाहते थे कि एस्टैब्लिशमेंट उनको करवा के दे, वो यही कि जी इलेक्शन करवा ले मगर मुझे मेरी बेइज्जती ना करें, तो मुझे निकाला ना जाए यहाँ से। तो अब उन्होंने देखा जब वो नहीं हो रहा, तो उन्होंने फिर गैर आइनी तरीका दे के अपने आप को फारग करके इस तरीके के साथ कि जी वो नए इलेक्शन हो रहे हैं और मैं अभी भी प्राइम मिनिस्टर हूँ और अल्लाह ला वो जश्न भी मना रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है और फिर एहतजाज भी हो रहा है, और फिर एहतजाज भी हो रहा है। अमेरिकी साजिश, आलमी साजिश, जिससे पहले वो जरूरी है ना इसको बरकरार कनेक्ट करना। अच्छा ठीक है, तो ये 3 माह के अंदर इलेक्शन करवाने में हुकूमत संजीदा दिखाई देती है आपको? देखिए नहीं, बात ये है कि अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो हुकूमत ने ऑलरेडी शुरू कर दिया एक प्रोसेस, जिसके अंदर प्रेसिडेंट साहब ने 90 दिन शुरू करा दिए, टक 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 90 दिन के अंदर इलेक्शन। ये सिचुएशन ये है कि जब ये सिलसिला शुरू हो जाता है आइनी तौर पर, तो 3 दिन होते हैं सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कि ये 2 नाम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तजवीज़ दें और आपस में तय कर लें। नहीं होता तो स्पीकर को कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर भेजें, वहाँ 8 लोगों की कमेटी बन जाती है, 4-4 की, 4 ऑपोजिशन 4 ये, और वो फैसला करें कि इनमें से किसको बनाना है। अगर वो भी तय नहीं होता तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास चला जाता है, उनके पास 2 दिन होते हैं इन चारों में से एक बंदे को सिलेक्ट कर लें। तो ये प्रोसेस उन्होंने अब शुरू कर दिया अपनी तरफ से कि हमने जी कर लिया, हमने एक बंदा नॉमिनेट कर दिया या 2 कर दी। ऑपोजिशन इसको बैठ के कह रही है सवाल ही पैदा नहीं होता, हम इंतज़ार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। ये चलाई जा रहे हैं। अब ये आगे ये करेंगे जी हमने अपना बंदा भेजा और उसको हमने करवा लिया एज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। ये 7 दिन के अंदर अंदर इन्होंने ये भी आगे फेतो कॉम्प्ली जिसे कहते हैं ना। ऑपोजिशन कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट पहले फैसला करे कि वो जो कानूनी कार्रवाई, गैर कानूनी कार्रवाई हुई है, गैर आईनी, उसके ऊपर फैसला दे। तो अब हमें इंतज़ार करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी मेरे हिसाब से 2 दिन ज़्यादा ले लिए। इसका फैसला उसी दिन आ जाना चाहिए था, नहीं तो आज आ जाना चाहिए था, नहीं तो कल आ जाना चाहिए। जितनी देर ये करेंगे उतनी देर शक ये पड़ेगा कि शायद सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको खुद चलाना चाह रहा है थोड़ी और आगे, ताकि दूसरा जो प्रोसेस है वो और आगे बढ़ता जाए। लोग बड़े परेशान हैं, वो कहते हैं लो जी हुण केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी बढ़ना शुरू हो गया, कैसे ये सारा कुछ रिवर्स होगा? वन साइडेड है ना, ये सारा वन साइडेड चीज़ें। कल को ये कहेंगे जी इतना कुछ हो गया, अब क्या इसको वापस करें, चलने दें, अब इलेक्शन होने ही जा रहे हैं, आप भी चाहते थे हम भी चाहते हैं, होने दें, कोई बात नहीं। और ये जो केसेस हैं इनको जुलाई अगस्त में हम देख लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बड़े लोगों को हमने तफ्तीश करनी है। ये भी आर्ग्यूमेंट्स देने शुरू कर दिए हैं। हाँ ठीक है। तो वकीलों ने भी कुछ जो कि इनके हैं वो कि जी इलेक्शन होने दें, फिर देखा जाएगा, वो बाकी बात। सर 2 बातें एक्सप्लेन कर दे प्रोग्राम खत्म होने से पहले। एक तो ये कि लार्जर बेंच, फुल कोर्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लार्जर बेंच बना, इस पर भी रिजर्वेशंस हैं और आज वो इस्तदा मुस्तरद भी कर दी गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। और दूसरा ये कि जब कल ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का जारी करदा कोई भी हुक्म सुप्रीम कोर्ट से मशरूत होगा, तो इसका असर क्या पड़ सकता है? देखिए लार्जर बेंच का जो आर्ग्यूमेंट उसके हक में है जी, वो ये है कि जितना लार्जर बेंच होगा उतना इंसाफ नज़र आएगा। वो ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, जितना थोड़ा होगा तो लगता है शायद प्रेशर किसी जजेस के ऊपर लाया जाए, जितने ज़्यादा होंगे तो इंसाफ के तकाज़े ज़्यादा हैं। मगर ये है कि डिले भी हो सकती है, भी जितने ज़्यादा जज बैठे होंगे उतने ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे, उतने ज़्यादा मुशावरत करनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह।
तो हो सकता है कि चीफ जस्टिस साहब ने ये सोचा हो कि मैं जल्दी फैसला देना है, तो पुराना एक बेंच बना हुआ है 5 का, जो कि पहले भी इस किस्म के मसले जो है उसको एग्जामिन कर लिया, तो इसी के साथ कर लेते हैं। और जिस किस्म के उन्होंने बयान दिए हैं तो लगता है ऐसे है कि चीफ जस्टिस साहब इसको जल्दी निपटाना चाह रहे हैं, मगर कुछ तकाजे हैं जिसको वो पूरा करना चाह रहे हैं। मगर अगर ये लेट हुआ तो फिर यही शक पड़ेगा कि दाल में कुछ काला है। और अभी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं, मुझे तो बड़े लोग पूछते हैं, मुझे तो ऑन एयर ऑनलाइन पूछते हैं लोग कि जी कि सुप्रीम कोर्ट कितना आज़ाद है, कहीं से प्रेशर तो नहीं आ सकता, या आ रहा है, या इस किस्म की बातें हो रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बंदयाल साहब को चाहिए जो भी फैसला देना है जल्दी फैसला दे दें, फिर उसको भुगत लेंगे हम। मगर देर करेंगे तो उसके बाद फिर या एक साइड या दूसरी साइड आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर देगी। तो इसके ये एक चीज़ को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये जो सारा कुछ चल रहा है इस वक्त, इसको रोक के, या तो इसको रोक दें कि जब तक फैसला नहीं आता प्रेसिडेंट कोई और इस किस्म की चीज़ ना करे, प्राइम मिनिस्टर कोई और इस किस्म की चीज़ ना करे, ये केयर टेकर शेकर सब चीज़ें रुक जाए। वो तो किया नहीं आपने, और ऊपर से आप यहाँ डिले कर रहे हैं, तो ये दिस इज़ नॉट गुड फॉर द कोर्ट इटसेल्फ एंड द जजेस, एंड दे शुड नो कि बाहर ये बातें हो रही हैं, बाहर ये बातें हो रही हैं। और बहुत से सवाल उठ रहे हैं। शेख रशीद साहब जब ये कहते हैं कि हो सकता है फैसला इंतखाबात के करीब आए, तो जाहिर है फिर हर कोई सोच में पड़ जाता है, और इस वक्त अपोजिशन भी किसी सोच में है और सारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। लेकिन अब तक जो हुकूमती वुज़रा हैं वो बहुत पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं। आज हमने तख्ते पंजाब की भी बात करनी थी कि पंजाब में चल क्या रहा है, मुख्तसर वक्त की वजह से कर नहीं पाए, लेकिन वीडियो मैसेज के जरिए सवाल आप सेठी साहब से पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।